नमस्ते हमारे साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होइएगा और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो मैंने पिछले क्लास में आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का लेके आया था, उसमें पूरा आपका जो है वन शॉट था, ठीक है। और आज हम लोग जो पढ़ने आए हैं वो है हमारा ज्योग्राफी। क्या है? ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का क्या देखेंगे हम लोग? मैराथन क्लास देखेंगे। इसमें पार्ट 1 है, ठीक है, जिसमें आपको जो है पूरी चैप्टर, पूरी बुक का, पूरी किताब का आपका जो है दिया गया है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आज हम बताने आए हैं, जो बताएंगे वो आपको एग्जाम में वही लड़ेगा, उसके अलावा कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं पिछली वीडियो में बताया, जो पढ़ाया इतिहास का और पॉलिटिकल साइंस का, कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप जो बताए हैं वो सारा चीज हमारे सेंटर एग्जाम में आ गया है, तो और जो है आप अलग अलग सब्जेक्ट का बताइए, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है बच्चों के जो डिमांड है उनको लेकर हम आए हैं आपके बीच में, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का पार्ट 1, कल देखेंगे पार्ट 2। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जब तक आप लोग जो है फटाफट से कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए, ठीक है, और लिखना स्टार्ट ऑफ कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। चलिए पहला क्वेश्चन है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता है कि संसाधन क्या होता है। और एक चीज और हम कहेंगे कि अगर नहीं पढ़ोगे, हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप नहीं लिखोगे, नहीं पढ़ोगे तो हमारा क्या जाएगा? रिजल्ट खराब होगा आपका। नहीं पढ़ोगे तो जाएगा आपका। तो इसलिए जो है आप अभी भी अगर बैठे हुए हैं तो बैठ के लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फटाफट से कॉपी किताब लेके बैठ जाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि संसाधन क्या होता है। देखिए, तो मानव जीवन में जो उपयोग होने वाली जो वस्तुएं होती हैं उसी को संसाधन कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं जल का उपयोग करते हैं, ये हमारे लिए संसाधन है। घर का उपयोग करते हुए हमारे लिए क्या है? संसाधन है। नल हमारे लिए संसाधन है। बोर्ड जिस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं ये हमारा क्या है? संसाधन है। मोबाइल जिसको हम लोग देखते हैं, चलाते हैं, आप जो मोबाइल देख रहे हैं वो भी क्या है? संसाधन है। साइकिल जिसे आप लोग ट्यूशन पढ़ने जाते हैं वो भी क्या है? संसाधन है। तो समझ में आ गया कि संसाधन किसे कहते हैं। तो जानेंगे बचवा कि संसाधन हम उसे कहते हैं जो मानव के लिए, जो ठीक है, जो मानव उपयोगिता में आती है, जो उपयोग में आता है, उसी को हम लोग सारी वस्तुओं को संसाधन कहेंगे, ठीक है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट में आपको रहा कि संसाधन जो है संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। यानी संसाधन का संरक्षण क्यों उपयोग है उसको बारे में पूछ रहा है। तो लिखेंगे कि सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन का अहम भूमिका है। क्या है? अहम भूमिका है। किंतु संसाधन का जो है अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग जो है, अतिशय उपयोग विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। इसीलिए जो है इन समस्याओं के समाधान के लिए जो क्या है? समस्या के समाधान के लिए संसाधन संरक्षण की आवश्यकता होती है। अगर हम संसाधन को संरक्षण करके नहीं रखेंगे, बचा के नहीं रखेंगे, तो आने वाले कल में जब ये खत्म हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा हमें परेशानियां होने को देखने को पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्योटो सम्मेलन क्या था भाई? तो देखेंगे कि क्योटो सम्मेलन जो है 1997 में कहाँ हुआ था? तो जापान के क्योटो शहर में। पूछेगा, अगर हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, तो हम बताएंगे कि क्योटो सम्मेलन जो है 1997 में हुआ था। और क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो क्योटो जो है सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में हुआ था। दैट इज क्लियर। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है जिम्मेवार, यानी ग्रीन हाउस गैस के उपयोग से कटौती करना था। दैट इज क्लियर। यानी इसीलिए जो है क्योटो सम्मेलन का जो है किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संसाधन, यानी जो प्राकृतिक में जो दिया गया है उसको क्यों संरक्षण करने की जरूरत है, क्यों बचाना है। तो देखिए
अगर हम पहले ही बताया है कि अगर आप उसको नहीं बचा कर रखिएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हम उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीका से कि संसाधन के अत्यधिक उपयोग से विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय जो है समस्या उत्पन्न होती है। तो संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी जो भी संसाधन में जो दिया गया हुआ है, पेड़ पौधे को अगर हम सबको काट देंगे, खत्म कर देंगे, तो क्या बच पाएगा? कुछ भी, हमको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, अगर पूरा पेड़ खत्म हो जाएगा तो कल हो के हमको जलावन खोजने जाएंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है संसाधन का संरक्षण करना क्या है? इम्पोर्टेंट है, महत्व है। और सतत विकास को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग लिख देंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्यों आवश्यक है। तो संसाधन के अत्यधिक उपयोग से विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है, और समस्या का जो है नियोजन जो है, संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन जो है संरक्षण कहलाता है। और इसको बचा के रखने, बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग बात करेंगे, लिखेंगे एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम बताइए, और ये जो है इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, यानी जलोढ़ मृदा में जो है कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो हम लिखेंगे कि कहाँ पर विस्तार वाला राज्य कौन कौन है। सो देखेंगे जलोढ़ मृदा के जो विस्तार राज्य है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार है, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम। ये सब जो क्या है, ये सब जो है जलोढ़ मृदा वाले, जहाँ पे जलोढ़ मृदा जो है पाई जाती है वैसा राज्य है। ठीक है, और इस मृदा में जो है गन्ना, जिसको हम लोग कहते हैं ऊख, तो ऊख जो है, ईख कहिए या ऊख कहिए, जो है इसी में उत्पादन किया जाता है। चावल, मक्का, दलहन जैसी फसलों का जो है इसी का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप पूछेगा एग्जाम में कि जलोढ़ मृदा का विस्तार वाला राज्य कौन कौन है, तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम है। ठीक है, और क्या क्या उगता है, इसी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, लगाई जाती है। तो गन्ना हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, दलहन हो गया, इस प्रकार की जो है फसलें उसमें उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। समोच्च रेखा से आप क्या है, तो देखिए भूतल पर समुद्र जल तल से, ठीक है, यानी भूतल पर समुद्र जल तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, उसी को क्या कहते हैं, समोच्च रेखा कहते हैं। दैट इज क्लियर। तो इसको लिखेंगे कि भूतल पर समुद्र जल तल से एक असमान जो है, एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाकर मानचित्र पर यानी मैप पर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, उसी को समोच्च रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका 6 नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिख देंगे। अब कह रहा है साथ में कि सीमावर्ती, सीमावर्ती मतलब सीमा, यानी किसी भी जो है देश का सीमा जो है उसकी बात कर रहा है कि सीमावर्ती सड़कों का क्या महत्व है। तो देखिए सीमावर्ती क्षेत्र में बनने वाली जो सड़क होती है, उसी सड़कों को क्या कहते हैं, सीमावर्ती कहा जाता है। यानी किसी भी देश का, मान ली कि यहाँ पे जो है कि भारत है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, इस साइड में नेपाल है, ठीक है, नेपाल हो गया। तो इस दोनों के जो बीच में जो सड़क जो बनाई जाती है, ठीक है, यानी सीमा, इसका भी सीमा इसमें सटा हुआ है, इसका भी यहाँ पे जो बीच में जो सड़क जो है, सड़कों को जो है बनने में, है ना, सीमावर्ती क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों को सीमावर्ती सड़क कहा जाता है। दैट इज क्लियर। और युद्ध के समय जो है सीमावर्ती सड़क के माध्यम से सीमा पर सैनिकों के लिए आवश्यक सामान भेजा जाता है। अगर यहाँ से जो हमारा रास्ता है, यहाँ रास्ता हो गया, यहाँ रास्ता हो गया, मान लें कि कल अगर युद्ध होगा तो इसी सड़क से जो है क्या भेजा जाएगा, सामान भेजा जाएगा। ठीक है, तो सीमावर्ती समझ गए कि सीमावर्ती क्षेत्र में बनने वाली सड़कों को सीमावर्ती सड़क कहा जाता है। युद्ध के समय सीमावर्ती सड़क के माध्यम से सीमा पर सैनिकों के लिए जो सामान होता है, उस सामान को भेजा जाता है। तो इस तरह से हम लोग सीमावर्ती सड़कों के बारे में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या मार्ग क्या है। तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा भारत की जो है कि 4 जो है प्रमुख महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले जो 6 लाइन वाली लगभग 5,846 किलोमीटर जो लंबी सड़क जो होती है, उसी सड़कों को स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहा जाता है। ठीक है, यानी केंद्र सरकार द्वारा जो है भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जो जोड़ने वाली जो 6 लाइन वाली 6 लेन की जो सड़क होती है, तो लंबी सड़कों को क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका डिफिनीशन एग्जाम में लिख देंगे। अब कर रहा है कि पवन जो है अपवर्तन वाले क्षेत्र में कृषि कौन सी पद्धति उपयोग की जाती है। तो देखिए जहाँ पे पवन चक्की वाला जो क्षेत्र होता है, वहां देखिए पवन अपवर्तन वाले क्षेत्र में पट्टिका पद्धति, अगर पूछ रहा है कौन सी पद्धति, तो पट्टिका पद्धति जो है उपयोग मानी जाती है। और इस कृषि में जो है फसलों के बीच घास की पट्टियां लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, घास की पट्टियां जो है वो लगाई जाती है। तो इस तरह से हम इसका भी जवाब लिखेंगे। अब नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के किन राज्यों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और यहाँ जो है यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। तो देखिए भारत के पूर्वी तटीय मैदान में जो है, कहाँ पे, भारत के पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा जो है किसका, डेल्टा का निर्माण किया गया है। और यहाँ पे जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह काफी क्या होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, क्या होती है, काफी उपजाऊ होती है। दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कि भारत के किन किन भागों में नदी डेल्टा का निर्माण हुआ है या विकास हुआ है। तो बताएंगे कि भारत के पूर्वी तटीय मैदानों में जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा जो है डेल्टा का उपयोग किया गया है, निर्माण हुआ है। और यहाँ से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह काफी क्या होती है, उपजाऊ होती है। चलिए इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को लिखेंगे। ये आपका जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें से आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। इसीलिए आप सभी लोग जो है इसको जो है पढ़िए, लिखिए। ठीक है, और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए, अपने रिश्तेदारों को बता दीजिए कि भाई हमारे सर का जो है, ठीक है, एक गुरु आशीर्वाद चैनल है जिसपे जो है अभी मैराथन क्लास चल रहा है ज्योग्राफी का, उसको फटाफट से ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो और इसके बाद जो है फिर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फसल जो है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक। तो देखिए फसल चक्रण के द्वारा जो है मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जाता है। किसको, मृदा के पोषण स्तर को जो है बरकरार रखा जाता है। गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का, आलू के लगातार उगाने से मृदा में क्या होता है, पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इसलिए किसान लोग क्या करते हैं, गुआ जो डालते हैं, आप जो देखते हो कि गुआ, ठीक है, गाय का गोबर जो खेत में डाला जाता है या कोई भी गुआ को अगर डाला जाता है तो क्यों, यानी खेती की जो नमी खत्म हो जाती है, जो उसका जो मृदा में के अंदर जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है, उसी को बढ़ाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए जो है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पोषक तत्वों की जो कमी होती है उसको पूरा किया जाता है। इससे जो है किसके द्वारा, देखिए तो इसकी जो है तिलहन एवं दलहन, अगर 2 चीज की खेती की जाएगी, तिलहन का, किसका, तिलहन का और दलहन का अगर खेती करते हैं तो पुनः हमें फसल चक्र में हमको क्या होती है, प्राप्त हो जाती है, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है और फसल चक्रण से मृदा संरक्षण में क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो इस तरह से फसल चक्र के बारे में अगर पूछता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मृदा के निर्माण के कारण कारकों को लिखिए। तो देखिए मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक है, पहला ऊंचावचन या धाराकृति, दूसरा है मूल शैली या चट्टान, तीसरा वहाँ की जलवायु, चौथा वनस्पति और पांचवा जैव पदार्थ और छठा हो गया खनिज कण। ठीक है, इसी सब कारकों के द्वारा जो है मृदा निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसी सब से जो है। चलिए आप कह रहे हैं कि जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इससे पहले भी हम आपको पढ़ाए थे और फिर बता रहे हैं। और इस मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो आपको बता देते हैं कि नदियों द्वारा जो बहाकर लाए गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं, जो पिछले वीडियो में हम देखे थे, बताए हैं आपको, पिछले क्वेश्चन में भी बताए हैं।
ठीक है, कि जहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब जो बुलाती है उसी के द्वारा डेल्टा निर्माण किया जाता है। तो उसी तरह से जो है मिट्टी जो डेल्टा निर्माण हुआ है तो किसके द्वारा, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। और इस जलोढ़ मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी जो है फसल जो है क्या होती है, उपयुक्त होती है, उगाई जाती है। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर। तो देखिए बांगर मिट्टी कहने का मतलब कि पुराने जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। आपसे पूछा कि बांगर मिट्टी जो है मृदा किसे कहते हैं, एमसीक्यू में, कि बांगर मृदा किसे कहते हैं, तो जो पुराने जलोढ़ हो गया उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बांगर कहा जाता है। ठीक है, और पुराने जलोढ़ मृदा में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा क्या होती है, अधिक होता है। ठीक है, यानी पुराने जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें कंकड़ बहुत ज्यादा पाया जाता है और बजरी भी अधिक पाई जाती है। वही बात करते हैं कि खादर क्या होता है, दूसरा में देख रहे हैं कि खादर क्या होता है। तो देखिए नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। ठीक है, जिसमें बालू और मृतिका का मिश्रण होता है। किसका, जिसमें बालू और मृतिका का मिश्रण होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। तो इस तरीके से खादर और बांगर के बारे में पूछेगा तो लिख देंगे कि पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। ठीक है, और नमी वाले जो होते हैं जलोढ़ मृदा होते हैं उसको खादर कहा जाता है। दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डेल्टाई मृदा की विशेषता बताइए। तो डेल्टाई मृदा किसे कहते हैं, तो यही यहाँ देखिए फिर वही चीज आ गया कि नदियों द्वारा, एक ही सवाल को बार बार घुमा के पूछा जा रहा है कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा या उसी को डेल्टाई मृदा कहते हैं। दैट इज क्लियर। और ये जो है पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है। और जलोढ़ मृदा का गठन जो है बालू, सिल्ट एवं मृतिका के विविध अनुपात से होता है। और यहाँ पे जो है कि गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों को उपयुक्त माने जाती है, यानी उगाई जाती है। देखिए एक ही क्वेश्चन को हर जगह जो है घुमा घुमा के दिया है। ठीक है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है और बारीकी से इसको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लेटेराइट, लेटेराइट मृदा का कहाँ पाई जाती है, यानी लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है और इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो देखिए लेटेराइट मृदा जो है आपको कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम में मिलता है। और यहाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लेटेराइट जो है मृदा में चाय और कहवा का उत्पादन किया जाता है। हम बताए हैं। ठीक है, ये मिलता कहाँ है, तो कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में। लेकिन इसका उपयोग सबसे ज्यादा उत्पादन क्या चीज के लिए किया जाता है, तो चाय और कहवा के लिए। दैट इज क्लियर, चाय और कहवा के लिए। वही तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश और केरला में जो है, केरल में लेटेराइट मृदा का काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। वही लेटेराइट मृदा जो है काजू के लिए कहाँ कहाँ पे है, तो केरल में, ठीक है, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में काजू की खेती के लिए जो है इस मिट्टी का उपयोग बहुत ही अधिक किया जाता है। तो इस तरह से अगर हमें एग्जाम में पूछता है कि लेटेराइट मृदा क्या है और ये कहाँ पाया जाता है, तो हम आसान भाषा में इसको लिख के और कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और इससे हमारा नंबर भी मिल जाएगा। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो देखिए वैसा नदी घाटी योजना, वैसा नदी घाटी परियोजना जिसका कोई उद्देश्य होता है। ठीक है, जिसका कोई उद्देश्य होता है उसी को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। और इसका बहुउद्देशीय परियोजना का जो है उद्देश्य एक ही होता है, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपवर्तन पर रोक और विद्युत जो है उत्पादन की परिवहन, मनोरंजन, मत्स्य पालन, जल, कृषि और पर्यटन इत्यादि के लिए जो है बहुउद्देशीय परियोजना को हम लोग उपयोग करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है, इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो वैसा नदी घाटी परियोजना जिसका कोई उद्देश्य होता है उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे मत्स्य पालन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम बना देंगे, उसमें हो जाएगा। जो कृषि के लिए जल चाहिए तो उसके लिए हमें घेर देंगे, एक घेराव बना देंगे। जैसे बांध जो है, बांध बनता है, उससे क्या होता है, बाढ़ का नियंत्रण होता है, पानी जमा होता है, उससे हमारी सिंचाई होती है। इस तरह से उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखिए जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखे। तो देखिए जल संसाधन का उपयोग हम लोग पेयजल पीने के लिए, घरेलू कार्य और सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए और मूत्र विसर्जन और जल विद्युत निर्माण, परमाणु संयंत्र, शीतल और मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा जैसे कार्यों में होता है। ठीक है, तो जल संसाधन का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में लिखना है। तो आप जो है
लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अंतर्राज्यीय जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण। देखिए तो ये क्या होता है, अंतर्राज्यीय करने का मतलब हो गया कि दो गो राज्य, मान लीजिए कि इधर हो गया बिहार और इधर हो गया मान लीजिए कि झारखंड। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते। देखिए तो दो राज्यों के बीच नदी जो है जल के उपयोग के लिए उत्पन्न विवाद ही अंतर्राज्यीय जल विवाद कहलाता है। यानी दो राज्यों के बीच जो है अगर नदी, अगर बिहार के पास पानी है, ठीक है, और इसके पास नहीं है तो क्या कहेगा, अगर ये इससे मांगेगा, अगर ये नहीं देगा, झारखंड को नहीं देगा तो विवाद होगा। उसी को जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद कहते हैं। यानी दो राज्यों के बीच नदी जल के उपयोग के लिए जो है उत्पन्न विवाद हो जाएगा, उसी को अंतर्राज्यीय जल विवाद कहेंगे। और देश की जो है अधिकांश नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, अतः प्रत्येक राज्य अपनी अपनी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाली नदियों के जल का अधिकतम उपयोग करना चाहता है और जल बंटवारे को लेकर ही अंतर्राज्यीय जल विवाद होता है। वहाँ पहले ही बताया है कि अगर मान ली कि बिहार के पास जल का भंडार है, जल है उसके पास और झारखंड में नहीं है, तो वहाँ के किसानों को कृषि करना होगा। तो यहाँ से अगर जल मांगेगा, अगर जल यहाँ से नहीं मिलेगा, उनको पानी अगर नहीं दिया जाएगा तो कल को क्या होगा, विवाद हो जाएगा। तो उसी को हम लोग जल विवाद यानी अंतर्राज्यीय जल विवाद कहेंगे। ठीक है, दैट इज क्लियर। अब जल संकट क्या है, यानी जल, तो देखिए जल की अनुपलब्धता, ठीक है, अनुपलब्धता जो है जल संकट कहलाएगी। अगर जल हमारा नहीं रहेगा, ठीक है, उसका उपलब्धता अगर खत्म हो जाएगी तो हमको क्या हो जाएगा, जल संकट हो जाएगा। और स्वीडन के एक विशेष जो है फाल्कलैंड मार्के के अनुसार उनका कहना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम जो है 1000, ठीक है, घंटे मीटर जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसी से कम जो है जल उपलब्धता जल संकट कहलाएगी। अगर इससे अगर कम जाएगा, ठीक है, 1000 घंटे मीटर जल की अगर जो आवश्यकता है, अगर इससे कम जाएगा उसी को क्या कहेंगे, जल संकट कहेंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग जल संकट के बारे में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नदियों, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, अब देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन कीजिए। यानी भारत की जो नदियां हैं, ठीक है, नदियां जो है वो प्रदूषण क्यों हो रही है, तो देखिए उसके जो है निम्नलिखित कारण है। क्या है निम्नलिखित कारण है, पहला कारण क्या है कि नदियों में कूड़ा करकट को डालना, मल जो है मल गिराना नदियों में, उसी को हम लोग, उसके कारण भी जो है क्या होता है, ये गंदा हो रहा है। दूसरा कल कारखाने का जो अपशिष्ट जो है या रासायनिक पदार्थ जो है नदियों में गिरना, वो भी हमारा क्या है, जल प्रदूषण कर रहा है इसमें। क्योंकि भारत में लोग क्या करते हैं कि पन्नी में कोई भी सामान खरीद लिए, ले गए फेंक दिए, यूज करने के बाद कचरा को ले गए नदी के किनारे फेंक दिए, तालाब के किनारे फेंक दिए, जो है मरा हुआ कोई जीव जंतु है उसको नदी के किनारे फेंक दिए, या कल कारखाना बड़ा बड़ा कोई फैक्ट्री चलता है उसमें जो केमिकल पदार्थ बनता है उसको जो है नदी के साथ जो है अटैच कर देना। इसी सब कारण जो होता है कि भारत की नदियाँ जो है जितना प्रदूषित है। ठीक है, जैसे यहाँ भी देख रहे हैं कि मृत जीव जंतुओं को नदियों में फेंक देना, तालाबों में कीटनाशक दवाई का जो है छिड़काव कर देना, यही सब कारण क्या है कि भारत की नदियाँ जो है आज प्रदूषण हो रही है इसी के कारण से। ठीक है, अब कह कि मृदु जल क्या होता है। देखिए पीने के योग्य मीठा जल को मृदु जल कहते हैं। यानी पीने वाला जो जल होगा, जो पीने योग्य जल होता है उसी को मीठा जल को मृदु जल कहते हैं। और मृदु जो है जल में लवण नहीं होता है, यानी नमक नहीं होता है। चलिए अब कह रहा है कि नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हम लिखेंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य जो पहला है बाढ़ को नियंत्रण करेंगे, मृदा अपवर्तन पर रोक लगाएंगे, पेयजल और सिंचाई हेतु जो है कि जल जो है वो हमारा उद्देश्य है, विद्युत का उत्पादन हमारा उत्पादन उद्देश्य है, उद्योग के लिए जलापूर्ति चाहिए, परिवहन के लिए भी जल चाहिए। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के लिए भी जल चाहिए, और पर्यटन नदी जो है इसके लिए भी हमें जल की जो आवश्यकता होती है। इसीलिए जो है कि नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य है कि इसको बचाना। ठीक है,
बांध बना के जो है उसको पर्यटन करना, रोकना, हर चीज करना। नदी घाटी परियोजना की किन किन 2 लाभों का उल्लेख कीजिए, कह रहा है कि नदी घाटी परियोजनाओं के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ बताएंगे कि पहला कि अगर नदी पर बांध बनाएंगे तो बाढ़ को हम रोक सकते हैं। दूसरा, नदी पर बांध बनाकर जो हम लोग सिंचाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए, यानी वन का जो विनाश है उसके मुख्य कारणों को क्या है उसके बारे में लिखेंगे। तो देखिए, वन विनाश के मुख्य कारक है पशुचारण, ठीक है, लकड़ियों का, ठीक है, लकड़ियों का, यहाँ लड़कियों लिखा गया, ठीक है, लकड़ियों, ठीक है, लकड़ियों का बढ़ता उपयोग, ठीक है, उसके बाद जो है कृषिगत भूमि का फैलाव, ठीक है, स्थानीय कृषि, बड़ी बड़ी जो है विकास योजनाओं, खनन कार्य, औद्योगिक कार्य, नागरीकरण, ठीक है, आदि के कारण जो है ये हमारा वन का विनाश हो रहा है। खनन किया जा रहा है तो पेड़ पौधे को खत्म कर दिया जा रहा है, औद्योगिकरण का कार्य हो रहा है उसमें वन विनाश को कर दिया जाता है, वन को खत्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, नगरीकरण, अगर नगर बनता है, कोई अगर जो है कि एरिया बनता है, ठीक है, एक अपार्टमेंट बनता है, उसमें भी जो है एक कॉलोनी बनता है, वहाँ जो भी पेड़ पौधे होते हैं सबको नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीका से जो है वन विनाश का मुख्य कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का लिखें। आज वन्य जीव क्यों ह्रास है, क्यों खत्म हो रहा है, तो देखेंगे 4 प्रमुख क्या क्या है। पहला कि वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण, ठीक है। दूसरा है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो है जनित समस्या है। तीसरा है कि आर्थिक लाभ के लिए अवैध शिकार किया जा रहा है। और चौथा है रसायन का जो है अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वन्य जीवों का जो है आज खत्म हो रहा है, ह्रास होने के पीछे कारण है कि उनके पास प्राकृतिक आवास नहीं है, जो घर है वो सारा तोड़ दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है, प्रदूषण जनित समस्या हो रही है। ठीक है, और आर्थिक लाभ के लिए अवैध शिकार किया जाता है, यानी पशुओं को शिकार करके उसके चमड़े को बेचना इसका होता है। और जीव जंतु से जो है केमिकल रसायन भी अगर जो बनाया जाता है, जो जहर बनाया जाता है, तो उससे भी जो है उसमें भी जो है वन्य जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि चिपको आंदोलन, बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं कि चिपको आंदोलन जो है की शुरुआत जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में हुआ था। और इस आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य था कि स्थानीय पेड़ पौधे को चिपक कर पेड़ काटने का विरोध किए थे, उसी को हम लोग चिपको आंदोलन कहते हैं। और इसके जो प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि कैंसर जो है, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या उपयोग है, यानी क्या योगदान है, यानी कैंसर को, जो कैंसर रोग है उसको रोकने के लिए जो है वन का क्या योगदान है। ठीक है, उपचार में देखिए हिमालय यव जो है एक औषधालय पौधा है, क्या याद कर लीजिएगा, हिमालय यव। ठीक है, इसको याद कर लेंगे, हिमालय यव जो है एक औषधीय पौधा है जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। और हिमालय यव की छाल से, पत्तियों के टहनियों और जड़ों से टैक्सोन नामक रसायन निकलता है। ठीक है, टैक्सोन नामक रसायन को निकाला जाता है और इसी के कारण जो है कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है, तो उसका निम्नलिखित योगदान है, निम्न योगदान है। और हिमालय यव एक औषधीय है, औषधीय पौधा है जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और इसके छाल और पत्तियों, टहनियों और जड़ों से जो है टैक्सोन नामक रसायन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग जो है कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि वन्य जीव के ह्रास में प्रदूषण जो है जनित समस्या का अपना विचार स्पष्ट कीजिए, यानी कह रहा है कि वन्य जीव के ह्रास में जो है प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। तो अपना विचार रखेंगे कि वन्य जीवों की संख्या में कमी के कारण, कमी के प्रमुख कारक, ठीक है, क्या है, प्रमुख कारण है परामैंगनी। ठीक है, परामैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव है। इसके अतिरिक्त वायु, जल, मृदा प्रदूषण के कारण जो है आज वन्य व वन्य जीवों का जीवन चक्र जो है गंभीर रूप से प्रभावित होता रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, प्रभावित होता
रहा है और जीवन चक्र को पूरा किए बिना नए पौधे या जंतु का जन्म ही नहीं हो सकता। अतः फलतः वास स्थान उपलब्ध रहने के बावजूद वन्य जीवों धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। यानी वन होने के बावजूद भी जो है क्या है, वास स्थान होने के बावजूद भी जो है आज सभी जो है जानवर विलुप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि वन्य जीव के ह्रास में, ठीक है, प्रदूषण जन्य समस्या पर क्या विचार था, तो इस विचार को हम लोग लिखेंगे। अब कह रहा है कि भारत की दो जो है जैव मंडल क्षेत्र का नाम लिखिए और उसका क्षेत्रफल और राज्य का नाम बताइए। तो देखिए भारत के जो है दो प्रमुख जैव मंडल है, पहला सुंदरवन जैव मंडल, ठीक है, और पश्चिम बंगाल में ये कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में 9,630 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला हुआ है। दूसरा है नंदा देवी जैव मंडल, जो ये कहाँ है भाई, तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है, जो 2,236.7 ठीक है 74 जो है वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो हमारे भारत के जो है दो प्रमुख जैव मंडल का नाम पूछेगा, ये दोनों क्वेश्चन को लिख देंगे। पहला में सुंदरवन जैव मंडल, ठीक है, जैव मंडल जो पश्चिम बंगाल में है, और दूसरा है नंदा देवी जैव मंडल जो उत्तराखंड में है। दैट इज क्लियर। इस तरीका से हम क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ठीक है। अब शेष जो है 9 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप जो है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से और बारीकी से इस चीज़ को नोट भी कर रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। अगर हमारी वीडियो में अगर किसी भी प्रकार से आपको लगे कि नहीं अच्छा है, ठीक है, या आपको कोई कमी दिखे तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो, जो परेशानी हो, आप मुझे जरूर जो है कमेंट कीजिएगा। जैसे आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें आपके हर एक चीज़ को जो है सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं और उसको सही करके देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैव विभिन्नता क्या है। तो देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की जो विभिन्नता होती है उसी को हम जैव विभिन्नता कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की जो विभिन्नता होती है, जो पृथ्वी पे जो जीव होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग जैव विभिन्नता कहते हैं। जैसे पशु हो गया, पक्षी हो गया, पेड़ हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, और बड़े जो जीव शामिल होते हैं उसी को जैव विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि मैंग्रोव वन की विशेषता बताइए। तो मैंग्रोव वन क्या है, तो मैंग्रोव वन की जो है विशेषता निम्नलिखित है। पहला है कि मैंग्रोव वन जो है समुद्र तटीय राज्यों में फैला होता है। दूसरा है कि वो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कौन, मैंग्रोव जो है मैंग्रोव वन, ठीक है। दैट इज क्लियर। इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अब कह कि पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखिए। पर्णपाती, ठीक है, यानी पर्णपाती के तो पहला लिखेंगे साल, दूसरा महुआ, तीसरा आंवला, चौथा शीशम, ठीक है। इस सब का देखिएगा पत्ता पूरा झड़ जाता है, अब फिर से नया पत्ता जो है दे देता है, ठीक है, इसी को पर्णपाती वन कहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज क्या है। तो देखिए निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ होता है, उसी को हम लोग खनिज कहते हैं। दैट इज क्लियर। यानी निश्चित अनुपात और रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ एक निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ को खनिज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धात्विक खनिज के 2 प्रमुख लिखिए, ठीक है, 2 प्रमुख पहचान बताइए। तो धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान है। पहला धात्विक खनिज चमकीले होते हैं, दूसरा वो धातु होते हैं। क्या होते हैं, धात्विक खनिज चमकीला होगा, दूसरा में हम बताएंगे कि वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। दैट इज क्लियर। तो इस तरीका से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो खनिज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो खनिज की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला बताएंगे कि खनिज जो है उद्योगों की जननी है, खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ये आपके MCQ क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, तो आप उसको लिख दीजिएगा, उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है, तो खनिज को कहा जाता है। और खनिज का वितरण जो है क्या है, असमान है। तीसरा बताएंगे कि खनिज जो है समाप्य संसाधन है। उसका चौथा बताएंगे कि खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। क्या बताएंगे कि खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है। तो इस प्रकार से जो है हमारे क्वेश्चन जो भी हैं उसको हम लोग
एग्जाम में पूछेगा तो बता देंगे, लिख कर आएंगे। अब कह रहा है कि लो अयस्क के प्रकारों का नाम लिखिए। तो लो अयस्क जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा लो जो है लिमोनाइट। तो इस प्रकार से आप जो है तीनों का नाम लिख दीजिएगा और एग्जाम में जय नंबर का जो पूछेगा 2 नंबर में ऑटोमेटिक आपका 2 नंबर आ जाएगा। अब कह रहा है कि लो अयस्क के प्रमुख उत्पादन राज्यों के। तो लो अयस्क यानी लोहा जो है कहाँ कहाँ उत्पादन किया जाता है, कौन कौन से मतलब राज्यों में। तो लिखेंगे कि लो अयस्क के प्रमुख उत्पादन राज्य कर्नाटक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिए। अब 39 क्वेश्चन कर रहा है कि झारखंड के मुख्य उत्पादन जिलों का नाम बताइए। यानी झारखंड के मुख्य उत्पादन क्या चीज का। ठीक है, तो क्या क्या जो है करता है। तो झारखंड के जो है पूर्वी एवं पश्चिमी सिंह भूमि, ठीक है, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची, लोहर जो है लोहरदगा, सरायकेला मुख्य उत्पादन जिला है। यानी झारखंड में जो है मुख्य उत्पादन जिला का नाम बताइए। कौन कौन जिला है जो मुख्य उत्पादन करता है। ठीक है, यानी उत्पादन राज्य है, सॉरी उत्पादन जिला है। तो झारखंड में उत्पादन जिला की अगर बात करेंगे तो झारखंड के पूर्वी और पश्चिम एक शिवभूमि है, पलामू है, धनबाद है, हजारीबाग है, रांची है, लोहरदगा है, सरायकेला है। ये सब जो जिला है ये सब क्या है, उत्पादन जिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग ही खनिज जो है संरक्षण कहलाता है। यानी खनिज का उपयोग हम जितना जो है विवेकपूर्ण करेंगे, उपयोग करेंगे, वही हमारा खनिज संसाधन है। अगर हमारे पास जो है खनिज है तो उसको ऐसा नहीं कि एक ही दिन में खत्म कर लेना है। खत्म कर लिए तो क्या होगा, कल उसको हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्पों को खोजना, खनिज के अपशिष्ट पदार्थों का विद्युत जो है बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करना, उपयोग करना, पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव पर नियंत्रण करना, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना खनिज जो है प्रबंधन कहलाता है। तो इस प्रकार से खनिज के संरक्षण और प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो ये लिखेंगे कि खनिजों का जो विवेकपूर्ण उपयोग जो है वो खनिज संरक्षण है, और उसके जो है इसके अलावा जो है हमारा जो भी विकल्प है खोजना, खनिज के अपशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्ता पूर्वक जो है उपयोग करना, पारिस्थितिकी पर जो है पड़ने वाली प्रभाव पर नियंत्रण करना, खनिज निर्माण के लिए जो चक्रीय पद्धति को अपनाना, खनिज के लिए जो है खनिज निर्माण के लिए जो चक्रीय पद्धति को हम लोग जो अपनाते हैं उसी को खनिज प्रबंधन कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है आज आपका फर्स्ट वीडियो जो है कंप्लीट हुआ। कल आपको मिलेंगे सेकेंड वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जब तक के लिए जो है इस सारे क्वेश्चन को 40 क्वेश्चन जो आज पढ़ाया गया है उसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और उसे रिवाइज कीजिएगा। ये आपके एग्जाम में हर हाल में आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियो में मैंने जो भी पढ़ाया आपके सोशल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, वो सारे क्वेश्चन जो है आपके सेटअप एग्जाम जो लिया गया है उसमें आया है। तो आपको परेशान होना नहीं है, आप बारीकी से पढ़िए। ठीक है, और इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है इसलिए ये नहीं कीजिए, आप जो है इस चैनल पे विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। ये आपको आपके उस कदम तक पहुंचा के हम आपको पहुंचा देंगे जो आप सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। आगे आप लोग इसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।